नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर प्रदेश की सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा वक्फ से उम्मीद किसकी उड़ेगी नींद, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में आज पेश किया। किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया है। रिजिजू ने कहा कि अगर हमने आज ये संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में यानी कि संसद भवन में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ बिल पर राजनीतिक कारणों से भ्रम फैलाया जा रहा है। अमित शाह ने भी कहा कि संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो वहीं विपक्ष ने सरकार के मंशा पर कई बड़े सवाल खड़े किए। इसी पर आज करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में तीखी बहस। अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूँ। संसदीय मंत्री रिजिजू बोले बिल नहीं लाते तो संसद पर भी दावा ठोक देते। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। गृह मंत्री अमित शाह बोले राजनीतिक कारणों से बिल पर फैलाया भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। जेडीयू ने कहा 2013 में जो पाप किया वो खत्म किया। मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में जो आपने पाप किया था उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। कांग्रेस बिल को संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास बताया। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला वक्फ विधेयक को अदालत में चुनौती देंगे। वक्फ से उम्मीद किसकी उड़ेगी नींद। तो वक्फ से उम्मीद किसकी उड़ेगी नींद, ऐसा इसलिए क्योंकि वक्फ संशोधन जो है अब वो बिल पेश कर दिया गया। चर्चा हुई है विस्तृत, अब इसे राज्यसभा में भी लोकसभा के बाद पेश किया जाएगा। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और सबसे पहले परिचय करवा दूं, राखी राठौड़ भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अब्दुल सलाम जौहर कन्वीनर है मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले टिप्पणी राखी जी आपके साथ की आखिरकार वक्फ से उम्मीद है तो किसकी नींद उड़ेगी। देखिए हेमंत जी, नींद उसी की उड़ेगी जिसने गलत तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है। जिस उद्देश्य के साथ में वक्फ बनाया गया था उस उद्देश्य को फुलफिल नहीं किया। क्योंकि इतने साल होने के बाद भी आज मैं कोई स्कूल नहीं देखती हूं, कोई हॉस्पिटल नहीं देखती हूं, किसी को आईएएस आरएएस बने हुए या किसी हायर पोजीशन पे पहुंचे हुए किसी बच्चे को नहीं देखती हूं। जिस उद्देश्य के साथ में लोगों ने वक्फ की थी अपनी जमीन को, उस उद्देश्य को ये फुलफिल नहीं कर पाए। और लगातार हमने देखा कि किस तरह से भ्रष्टाचार रहा, ट्रांसपेरेंसी की कमी रही, यहां पे ऑडिट नहीं होती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को खत्म करके एक ऐसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की जो संस्था है उसको प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। और यही फर्क है, जब हमारे पास बहुमत होता है तो हम हर समाज के लिए काम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी के पास जब बहुमत होता है तो शाहबानो केस के माध्यम से महिलाओं के जो अधिकार है उनको कुचलने का काम करती है। हमारे पास बहुमत था तो हमने ट्रिपल तलाक के माध्यम से महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाया, उसको खत्म करके और उनको एम्पावर किया। तो ये फर्क है सोच का। सबका साथ सबका विकास के साथ में जब मोदी जी आगे बढ़ते हैं तो हर गलत काम को, हर गलत उद्देश्य से किए हुए काम को रोकने का यहां पे काम करते हैं। जिस तरह से लिटिगेशंस पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं, जिस तरह से वक्फ की, जिस तरह से 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट्स किए गए थे जिससे इनको ये सीमित पावर्स मिल गई थी, उनको हटा करके प्रॉपर्टीज का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो। जिस तरह से हेमंत जी की और राखी राठौड़ की प्रॉपर्टी का निस्तारण होता है, वैसे ही हमारे देश में हर ट्रस्ट का, हर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी का समानता से निस्तारण हो, उसका मैनेजमेंट हो। यही काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। और मैं बधाई देना चाहूंगी उन मुस्लिमों को जिनके या तो वो पीड़ित हैं, 10,000 से ऊपर केसेस जो है
वक्फ बोर्ड के साथ मुस्लिमों को चल रहे हैं, और वो गरीब मुस्लिम जो कि जिनके उत्थान के लिए इसका गठन हुआ था, और मुझे विश्वास है कि इसके बाद में उन गरीब मुस्लिमों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार होगा। ठीक है राजकुमार शर्मा साहब, बिल का विरोध बढ़ाना है और काम भ्रांतियां फैलाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है, कानून हर किसी को मानना पड़ेगा क्योंकि ये तो संसद का बनाया कानून है। हेमंत जी, भ्रांतियां तो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। हम तो लगातार ईद पर मुस्लिम समाज के लोगों को जाकर गले मिलते हैं और ईदी देते हैं और सेवैयां खाते हैं, और 32 लाख लोगों को इन्होंने पहली बार ईदी भिजवाई है। और आप देखिएगा, हिंदुस्तान के लोगों ने 32 लाख लोगों ने ईदी लेने के बाद अपने बाजू पर ब्लैक कलर का पट्टा बांध करके नमाज अदा की है। यह भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को अपना हितैषी समझ रही है। ये 400 पार जाने का मुगेरीलाल का सपना देख रहे थे, वो सपना टूट गया तो इनको लगा कि अब मुस्लिम बेल्ट को भी अपने को राजी करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से आपके माध्यम से बहुत विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं, कितने मुस्लिम्स को इन्होंने टिकट दिया था आज तक? हिंदुस्तान में जितने भी हमारे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से कोई मुस्लिम सांसद है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमान समाज को केवल वक्फ के नाम पर राजी करना चाहती है, उनके साथ खिलवाड़ करना चाहती है और पोलराइजेशन करना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सारा विपक्ष नाराज है। एक बात बताइए हेमंत जी, आप उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, फिर वो काली पट्टी क्यों बांध रहे हैं और फिर जगह जगह फिर वो विरोध क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, राजकुमार जी कोई है जो स्वागत भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हर कोई विरोध कर रहा है। राजकुमार जी, कुछ ऐसे भी तो हैं जो स्वागत कर रहे हैं। लोकतंत्र में तो अधिकार है हर किसी को। ये स्वागत कौन कर रही है आपको पता है ना जी? ढोल के पैसे कौन दे रहा है, मिठाइयां कौन बंटवा रहा है? मुस्लिम समाज राजी नहीं है, खुश नहीं है। अगर मुस्लिम समाज राजी होता, खुश होता, तो पट्टी नहीं बांधता। और पट्टी बांध के कोई नमाज अदा नहीं करता है, मस्जिद में नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने दिल पे बड़ा पत्थर रखा और अभी नमाज अदा की। ईद के त्योहार के 2 दिन बाद भी ये काम कर सकते थे। जी ठीक है, अब्दुल सलाम जौहर साहब, अब देखिए कि पारदर्शिता आएगी, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से मिली भगत खत्म हो जाएगी, ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। जो ठेकेदार बनते फिरते थे और जो वक्फ की जमीनों का मिली भगत करके उनको खुर्द-बुर्द कर देते थे अपने फायदे के लिए, कोई उन्हें नीलाम कर देते थे, किसी को 100 साल की लीज पर दे दिया, किसी ने जब चाहा जिस तरह से अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लिया, वो सब खत्म हो जाएगा, ये सरकार कर रही है। देखिए, थोड़ी बहुत कमी तो हर इंस्टीट्यूशन में हर जगह होती है जी, लेकिन सवाल ये है कि वो तो थोड़ी बहुत कमियां रहती थी। यहाँ तो प्रॉपर्टी ही खत्म करने और हड़पने की मंशा से बिल लाया हुआ लगता है। जो स्टेक होल्डर, जो हितकारी हैं, उन्हीं से कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, ना उनकी बात मानी गई। सारा बिल जो है वो अपने तानाशाही तरीके से जो है सरकार लेकर आई है, जिसमें कि जो मुस्लिम समाज है उसकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी से ना राय ली गई, ना उनकी राय को मानी गई। इसी तरह से जो लिमिटेशन एक्ट को जब इन्होंने लागू कर दिया और 12 साल बाद में जिसके पास पोजीशन होगा वो एडवर्स पोजीशन की बात करेगा, तो वक्त हित में कहाँ हुआ? होना ये चाहिए था कि जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसमें सरकारी विभाग भी शामिल है, उनसे किस तरह से वक्फ की जायदादों को रिलीज कराया जाता, ये एक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए थी। बल्कि हो ये गया कि वक्फ की प्रॉपर्टी जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उनको लिमिटेशन एक्ट के तहत जो 12 साल की जिनके पास पोजीशन है वो कब्जा ही कर लेंगे, वो तो मालिक बन जाएंगे। इसी तरह जो ट्रिब्यूनल के अंदर जो रखा गया था, ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया गया था कि वक्फ से रिलेटेड जो भी मुकदमे हो उसका जल्दी निर्धारण हो। अब सवाल ये है कि ट्रिब्यूनल को उसकी पावर खत्म कर दी है और रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट तक के अंदर जो है अपील करने का और मुकदमा करने का राइट दे दिया, तो उससे तो लिटिगेशन बढ़ेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का जो है और लिंकर ऑन होगा, तो ये फायदा कहाँ हुआ? इसी तरह से जो है वो गैर मुस्लिम 2 सदस्यों को कंपलसरी कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी और एंडोमेंट है, मंदिर के ट्रस्ट कमेटियां हैं, सिखों की है या आपके ईसाइयों की है, उसके अंदर कोई गैर मतलब हिंदू के अलावा कोई मुस्लिम है? जब उसमें नहीं है तो फिर इसके अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर ही इस बात को गैर मुस्लिम को क्यों रखा गया? और उसमें यह है कि
पहले ये था कि सीओ है या आपके सर, का मेंबर है या अभी ये सवाल अमित शाह ने भी उठाया, वही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। जो गृह मंत्री देश के, उन्होंने कहा कि आपको वक्फ तो चाहिए नॉन मुस्लिम का भी, और अगर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम हो जाए तो उससे आपत्ति है। तो इसमें ये भी तो, ये क्यों किया गया? तब तो आपने ये सवाल नहीं उठाया कि भाई नॉन मुस्लिम का भी वक्फ कैसे हो जाएगा? नहीं, नॉन मुस्लिम की वक्फ की बात अभी आ नहीं रही है, बहुत बात की बात है। नहीं सर, जो वो तो आज चली आ रही है ना कंटिन्यूटी। तो अगर आपको वहां तो नॉन मुस्लिम चाहिए, और जहां अगर मैनेजमेंट की बात आ रही है वहां नॉन मुस्लिम से आपत्ति है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आपके वक्फ में कोई मुस्लिम नहीं घुसेगा, ये गारंटी देता हूं मैं। वक्फ बोर्ड की बात है, जो मैनेजमेंट की बात है। जब मैनेजमेंट के अंदर, जब मैनेजमेंट में हिंदूज का दखल हो जाएगा, जब सीओ के अंदर भी मुस्लिम होने की पाबंदी खत्म हो गई, तो और जब जायदाद के जो डिस्प्यूट होगा उसका फैसला भी कलेक्टर या उसके ऊपर के अधिकारी को दे दिया, तो सरकार के विपरीत कैसे फैसला जाएगा? आज आप हम देख रहे हैं जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या दूसरे और डिपार्टमेंट हैं, उसके अंदर किस तरह से आ रहे हैं। तो ये तो दिग्भ्रमित करने वाली बात है। मतलब तो चुनाव आयोग में किस तरह से आ रहे हैं, मतलब मैं समझा नहीं जी। आपने कहा जो दूसरे डिपार्टमेंट है उसमें किस तरह से आ रहे हैं, मतलब मैं समझा नहीं आपका। चुनाव आयोग में क्या आ रहे हैं? तो जो चुनाव आयोग है उसमें जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, क्या ईडीएस सीबीआई चुनाव आयोग फैसला थोड़ी करता है सर, के जा रहे हैं, तो हम ये कैसे उम्मीद कर लेंगे कि जहां गवर्नर भी सरकार के हिसाब से चलते हो, वहां एक अधिकारी चाहे वो चेयरमैन पहले भी सरकार के हिसाब से चलता था, अभी भी सरकार के हिसाब से चलेगा। पहले नहीं अपॉइंटमेंट सरकार का दखल होता था क्या? फिर ज्यादा राखी जी जवाब दीजिए इनको, इनकी आशंकाओं को। देखिए, ये आशंकाएं सिर्फ और सिर्फ फौरी आशंकाएं, सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। मैं इनका बिल्कुल मैंने लिख लिया है क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, जो स्टेक होल्डर्स हैं, 284 स्टेक होल्डर्स से जेपीसी ने बात की है, उनको बुलाकर के बात की है। और मैं तो ये कहूंगी, हमारे राजस्थान में अगर अजमेर दरगाह से ऊपर कोई चीज है तो उनसे बेहतर कोई नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया है। अजमेर दरगाह के चिश्ती हैं जिन्होंने इनका सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड पे कहीं ना कहीं कंट्रोल होना ही चाहिए। ये लिंगर ऑन करने की बात कर रहे थे, लेकिन देखिए हेमंत जी, प्रॉब्लम कहां आ रही है? अब ये प्रोविजन कर दिया गया कि अगर वक्फ को अपनी किसी जमीन को ये प्रूव करना है कि वक्फ है, तो उसके लिए उसको 100% स्वामित्व प्रूव करना पड़ेगा। अब तक क्या हो रहा था, कोई भी जमीन है उसके ऊपर वक्फ ने दावा कर दिया। और छोटी सी जानकारी दर्शकों को हम दे दें। एक बड़ी खबर यह है कि वक्फ बिल पर चर्चा को थोड़ा और बढ़ाया गया है, 2 घंटे तक लोकसभा में इसका समय बढ़ाया गया है। आप कंटिन्यू कीजिए जी। देखिए, तो जिस तरह से लिंगर ऑन करने की बात थी, मुझे लगता है इससे केसेस में कमी आएगी, क्योंकि वहीं पर दावा किया जाएगा जहां 100% स्वामित्व हो। और एक मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वो तभी वक्फ कर पाएगा अपनी प्रॉपर्टी को जब उसका 100% वहां स्वामित्व होगा। कोई व्यक्ति अगर उसका देहांत होता है, पीछे उसके बच्चे भी हैं, उसकी वाइफ भी होती है, तो उनके तो उत्तराधिकारी जो उनके हैं, जो उनके पावर्स हैं, उनको नहीं हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। गरीब परिवार है, उनका वक्फ पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया, ऐसे बहुत सारे प्रकरण आए। और जब लिमिटेशंस की बात हमारे मुस्लिम स्कॉलर कर रहे थे, हैदराबाद में एक ऐसा 5 स्टार होटल है जिसको कि ₹1 महीना के हिसाब से वक्फ की जमीन को किराए पर दे दिया गया। इस तरह से जब आप औने पाने दामों पर बेशकीमती जमीन को किराए पर दोगे, तो जिस पर्पस के लिए वक्फ बनाया गया था वो तो डिफीट हो गया। तो अच्छी बात है ना, हट जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और देखिए, ये मैं फिर वही बोलूंगी, इसको धर्म से नहीं जोड़े, ये सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का। अब्दुल सलाम जौहर साहब वो कह रहे हैं कि देखिए, वक्फ की ऐसी जमीन भी, हैदराबाद का उदाहरण दिया, ₹1 में अगर कोई होटल बना के दे रहा है और होटल से कोई करोड़ों कमा रहा है, तो ये तो अल्लाह के नाम पर या धर्म का काम तो नहीं हो रहा है ना। वो अगर ठेकेदारी बंद हो रही है तो आपत्ति क्यों है? चंद मिसालों से तो पूरा वक्फ बोर्ड की, वक्फ की प्रॉपर्टी का न्याय हो नहीं सकता। सवाल सीधा सीधा ये है कि कमियां का सुधार हो सकता था, उसका किया जाना चाहिए था कि उसका संरक्षण और सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए। अब एक सवाल है कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया। अब वक्फ बाय यूजर का मतलब ये है कि जो कब्रिस्तान या ईदगाह, जो मस्जिद है, जो 100 साल 200 साल 500 साल पुरानी है, आप बताइए उसके डॉक्यूमेंट आज कहाँ से आएंगे? आप बताइए ना। और ऐसे काफी प्रॉपर्टीज हैं जो कि 200 साल 300 साल 500 साल पुरानी है। जब उसके डॉक्यूमेंट होंगे तो फिर इसका मतलब ये कि वो तो सरकारी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये जो वक्फ बाय यूजर खत्म किया गया है, यही सरकार की मंशा बताता है कि जो वक्फ की जायदाद है वो उसका कब्जा करने की सरकार की नीयत है, उसको संरक्षण प्रदान करने की नीयत नहीं है। वरना वक्फ बाय यूजर तो रखा जाता।
और दूसरा ये कि जो भी प्रॉपर्टी होती है क्यों? ज्यादातर वही प्रॉपर्टी होती है जो खुद जिसका मालिक होता है वही वक्फ करता है। वक्फ का मतलब है कि अल्लाह की राह के अंदर उसने दान पुण्य कर दिया जो उसको वापस नहीं लेगा। अब उसके अंदर जो है सर ये रोक उस पर है कि अपनी जमीन को करे ना, ईमानदारी से कमाई हुई, ये भी तो जरूरी है, शर्त है कि ईमानदारी से कमाई हुई खुद की जमीन है उसको कोई वक्फ कर सकता है, किसी पराये की जमीन को वक्फ थोड़ी किया जा सकता। मित्तल साहब की एक टिप्पणी में चाहता हूँ। नहीं किया सकता, लेकिन आज सरकार ने भी काफी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले रखा है और 12-12 साल से ज्यादा हो गए, इसका मतलब सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये भी तो सरकार की है, जमीन किस वक्फ भी सरकार का ही है, जमीन भी सरकार की है, और अगर उसका फायदा गरीब मुसलमानों को मिल जाए, उससे इनकम और ज्यादा जनरेट हो, बढ़े और लोगों के काम आए, तो इसमें क्या दिक्कत है मित्तल साहब? दिक्कत उसमें नहीं है, वो तो होना चाहिए, वो मिसमैनेजमेंट तो आप बता दीजिए ना कि अब तक वक्फ की जमीन पर फिर अब पीछे की सरकारों ने कितने अस्पताल बना करके भला किया है, कितने यतीमों को वहां पर बसाया, उनके लिए कितने स्कूल कॉलेज मुसलमानों के लिए खोल दिए, जिससे उनका स्तर सुधरता। सर आप ये सवाल पूछते हैं हुक्मरानों से, उसके लिए फंड अरेंज किया था, उसका एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता। यहाँ तो सवाल ये कि जो कब बनाया जाता? 75 साल में तो बनाया नहीं गया है। मित्तल साहब बोलिए। हेमंत जी देखिए, हेमंत जी ये आज जो लोकसभा में जो बहस हुई है, मैं इसको संसद का एक बहुत अच्छा लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा पक्ष मानता हूं। अब तक विपक्ष ये कह रहा था कि चाहे वो जेपीसी में हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी बात संसद में नहीं सुनी जाती है। राहुल गांधी ने संसद के बाहर ये कहा कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता। आज इस तरीके से सुबह दोपहर 12 बजे से लगातार मैं भी इस डिबेट को देख रहा हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है, और पक्ष विपक्ष के सारे लोग क्या नाम से सांसद जो है ना वो अपनी बात को रख रहे हैं। और अभी अभी आपने जैसा बताया कि अभी 2 घंटे क्या नाम से संसद का लोकसभा का कार्य समय जो और बढ़ा दिया गया, उससे जो अभी नई जो बात जो निकल के आई ये है कि आज ये जो वक्फ संशोधन एक्ट जो प्रस्ताव रखा गया है ये लोकसभा में पास हो जाएगा। और जब ये आज लोकसभा में पास हो जाएगा तो हेमंत मुझे लगता है कि कल जो है वो इसको राज्यसभा में रखा जाएगा और शायद कल ये राज्यसभा में पास हो जाएगा। एक देखिए महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ देना चाहता हूँ हेमंत यहाँ पर, जब 2013 में जब यूपीए सरकार के समय संशोधन किया गया, वक्फ एक्ट में संशोधन किया गया, तब दोनों सदनों में सब कुल मिला के 5 घंटे की बहस हुई थी। आज उसी जब संशोधन के वक्फ एक्ट में संशोधन हो रहा है तो 20 घंटे की बहस हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि सरकार मौका दे रही है किसी भी पक्ष को रखने का। अब मैं सवेरे से इसको सुन रहा हूं, इस बहस को सुन रहा हूं, मुझे उम्मीद थी कि जो ये कहा जा रहा था कि मुसलमानों के विरोध में है, इससे मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा, ये मुसलमानों के धार्मिक हस्तक्षेप हो जाएगा, ये सारी बातें कही जा रही थी। मुझे लगा कि अब आज जब विपक्ष के लोग बोलेंगे, खास करके कांग्रेस के बोलेंगे, समाजवादी पार्टी के बोलेंगे, मैंने सुना हेमंत गोगोई साहब ने इसकी शुरुआत करी और अखिलेश यादव ने भी बोला, दूसरे जो सांसद है उन्होंने भी बोला। मुझे किसी के भाषण में नजर ये नहीं आया कि ये जो संशोधन है ये मुसलमानों के खिलाफ है या ये संशोधन से मुसलमानों के धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप होता हो। एक भी ये लोग उदाहरण नहीं दे सकते। इसके विपरीत जो सत्ता पक्ष की ओर से जो बात रखी गई उसमें हेमंत जो महत्वपूर्ण बात रखी गई वो ये मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि 1913 से लेके 2013 तक वक्फ की जो जमीन थी वो 18 लाख एकड़ जमीन थी। कितने 100 साल में 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ की थी इस देश के अंदर। आपने 2013 में संशोधन किया और 2013 से 2025 तक यानी 11-12 साल के अंदर ये जो जमीन है ये 39 लाख एकड़ हो गई। कहां से किसने दी थी ये संपत्ति? आपकी 100 साल में 18 लाख एकड़ और अगले क्या नाम से 11 साल में 21 लाख एकड़ जमीन की वृद्धि हो गई। अब आप कहा गया संसद के अंदर कि आपने ये भी कानून पास कर दिया तो इसको मुसलमान नहीं मानेंगे। क्या धमकी है? कैसे नहीं मानेंगे? अमित शाह ने जो गृह मंत्री है उन्होंने इस बात को कहा कि ये संसद है, लोकतंत्र है, संसद में जो कानून पास होगा ये देश के हर ठीक वैसा ही है, ये ठीक वैसा ही है। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये भी दिखाएं दर्शकों को, ये ठीक वैसा ही। राजकुमार जी
जैसा सीए के समय में कहा गया था कि भाई मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी और देश का मुसलमान इसे मानेगा नहीं, कुछ नहीं हुआ। उस देश के मुसलमान ने ही आगे बढ़ करके उसका इस्तकबाल किया है। धारा 370 हटाया, तब भी यही कहा गया था। क्या ये भ्रम फैलाना नहीं है? और उसके बाद क्या हुआ देखिए, कश्मीर अब कश्मीर में विकास के कार्य हो रहे हैं। कश्मीर के लोगों से जानिए कि कितने खुश हैं कश्मीर के लोग। हेमंत जी, काली पट्टी हमने नहीं बांधी थी, काली पट्टी भी इन लोगों ने बांधी थी। किसने? मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधी थी। तो ये कौन से मुस्लिम समाज के लोग हैं? जरा दिखाई, तस्वीरें दिखाइए जो आगे बढ़ करके स्वागत कर रहे हैं। ये मुस्लिम नहीं है। पार्टी के मन में मुस्लिम प्रेम कब से जागने लग गया? भारतीय जनता पार्टी के मन में मुस्लिम प्रेम कब से आ गया? ईदी कब से बांटने लगे? अच्छा, मुस्लिम प्रेम का ठेका भी आपने ले रखा है क्या? कोई करवाना है मुस्लिम प्रेम का ठेका भी देश में आपने ले रखा है क्या? मैं कह रहा हूं, ईदी भारतीय जनता पार्टी ने जहां तक मुझे याद पड़ता आज तक नहीं भिजवाई है। और उसमें नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, उनका बड़ा फोटो था, प्रचार भी था साथ में, क्योंकि उनको पता था कि 2 दिन बाद हमको वक्त के नाम पे इनसे पटाखे छुड़वाने। ये तस्वीरें देखिए आप राजकुमार जी, ये तस्वीरें पटाखे भिजवाएंगे। ये कौन है? ये लोगों के बच्चों से पटाखे छुड़वाएंगे। और ये तस्वीर आप दिखा भी रहे। नहीं, ये कौन है? तस्वीर आप दिखा भी रहे, ढोल भी आप बजवा रहे। नहीं मानते हैं सलाम जौहर साहब, ये मुस्लिम नहीं है क्या? जी, सब मुस्लिम है, लेकिन सवाल है कि सरकार तो कुछ भी कर सकती है। जहां पे 20-25 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां चंद लोग आपको नजर आ रहे हैं। और जो 5 करोड़ जो लोगों ने ईमेल, अरे सर, इससे पहले हमने ये भी देखा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ये क्या है? आप मेरी बात सुनिए। अगर उसको सबको एक कर दिया और उसमें पसमानदा को भी मौका मिलेगा, उसमें सुन्नी को भी मौका मिलेगा, तो क्या दिक्कत है सर? मुस्लिमों के तंजीमों से जब राय ली गई तो क्या उनकी एक भी राय ऐसी नहीं थी जिसको शामिल किया जाता? सारी की सारी राय जो सर, जेपीसी ने 14 राय संशोधन जो है वो 14 संशोधन अपनी तरफ से दिए हैं। प्रॉपर्टी के बाद जो प्रॉपर्टी बढ़ गई तो प्रॉपर्टी का सर्वे होता है, उसका एक सर्वे अपॉइंट होता है, फिर गजट नोटिफिकेशन होता है, तब जाके इंदराज होता है। ये सारा काम गवर्नमेंट करती है। तो ये इल्जाम लगाना कि प्रॉपर्टी अपने आप बढ़ गई, अपने आप नहीं बढ़ी। और जो मालिक होता है वही प्रॉपर्टी दान दे सकता है। ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाली बात है। और रही के साहब ये वक्फ बोर्ड के बाद नहीं, तो मालिक का अगर जिला कलेक्टर जांच कर ले तो उसमें क्या दुख है, क्या परेशानी है? ये बता दे कि हाँ भाई ये संपत्ति है, मालिक की कमाई हुई है, ये तो कोई डिसाइड करेगा ना। अभी आप मुझे बताइए जफर साहब, जौहर साहब मुझे बताइए कि प्रयागराज का चंद्रशेखर पार्क, कंपनी बाग, जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी शहादत दी, उसको वक्फ घोषित कर दिया। बताइए। मैं ये कहता हूं कि चंद मिसालों से पूरी प्रॉपर्टी का तो निपटारा नहीं हो सकता ना। अगर चंद कोई कमी है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो फैक्ट तो आप और हम अभी लेके चंद नहीं है, बहुत सारे मिसालें हैं। तो मेजोरिटेरियन जो प्रॉपर्टीज है, जो मेजोरिटी है प्रॉपर्टी की, आपने उसको खुद ये आप जो बात कर रहे हैं, ये एक्ट की सेक्शन 6 की बात है, 6, जिसके अंदर देखिए पर्सन इंटरेस्टेड था, उसको चालाकी से पर्सन एग्रीड कर दिया गया। और ये कब कर दिया गया? 2013 में। ये क्या कर दिया गया? मैं जवाब देना चाहूंगी मेमन जी। हाँ, राखी जी बोलिए। देखिए, जिस तरह से अभी मुस्लिम स्कॉलर बोल रहे हैं कि जिसकी जमीन थी उसने स्वेच्छा से दान की थी, अगर स्वेच्छा से दान की थी तो ट्रिब्यूनल के ऊपर 1 लाख से ऊपर केसेस पेंडिंग क्यों हैं? हेमंत जी ये बता दीजिए। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं। दिल्ली में 123 जमीनें ऐसी हैं जिन पर की वक्फ ने अपनी बात कर दी। मैं आपको बताऊं, हरियाणा के अंदर एक जटलाना गांव है जहां पर सिख जो है उनका गुरुद्वारा है, लेकिन वक्फ ने अपनी जमीन कर दी। तो जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर, मैं ये कहना चाहती हूं अगर 500 साल से वहां मस्जिद थी तो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर वो होगा। रेवेन्यू ऑफिसर हमारा जिला कलेक्टर होता है, जिस तरह की एक्टिविटीज होती है, किस तरह का काम हो रहा है, ये सब रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप चिंता नहीं करें। अगर वहां मस्जिद है 500 साल आप देश के मुसलमानों से पूछे बिना उनकी तो राय ले लेते, कम से कम उनसे पूछे बिना उनका हित की बात कर रहे हैं। जेपीसी में जब 25 जो वक्फ बोर्ड है उनके सदस्यों ने भाग लिया है, हमारे देश के अंदर कुल 32
वक्फ बोर्ड है, जिसमें से 25 वक्फ बोर्ड उसके अंदर भाग ले रहे हैं। कल मैं उत्तराखंड के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है उनको सुन रही थी, उन्होंने कहा इस बात को कि अगर ये संशोधन आता है तो उससे बहुत बेहतरी होगी। हमारे किरण रिजिजू ने आज संसद में एग्जाम्पल दिया कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से 0 से 42 करोड़ तक वक्फ जो है वो कमाने लगा है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये फ्लैश हो रहा है कि 2019 में 150 करोड़ इनकम थी और 2024 आते आते 1 करोड़ रह गई। हेमंत जी, कैसे आप दिल पे हाथ रख के ये जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हो बताएं, क्या ये सही है कि 150 साल तक करोड़ पर आ गए? आपने देश के मुसलमान ने देखा है कोई भला हुआ नहीं है। अगर बदलाव से कुछ अच्छा हो रहा है तो थोड़ा और देख लीजिए। अंतिम टिप्पणी। नहीं, बदलाव ये बदलाव नहीं है, जो बदलाव होगा उसका हम वेलकम करते हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द होने और प्रॉपर्टी पे कब्जा खत्म होने का जो डर है वो सबसे बड़ा है। इसके अलावा जो आपने नॉन मुस्लिम जो सीओ तक के अंदर ही पाबंदी खत्म कर दी कि सीओ हो या आप जो चेयरमैन हो या आपके जो 2 मेंबर नॉन मुस्लिम होंगे, तो आपने तो सारा बोर्ड की संरचना ही चेंज कर दी। तो दूसरे लोगों पर इसी लागू क्यों नहीं है? दूसरे धार्मिक लोगों के या अभी मित्तल साहब कह रहे थे ये अच्छा कदम है और थोड़ा इंतजार कीजिए। हेमंत आज केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में ये बात कहा है कि 2025 तक जो भी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है वो बरकरार रहेंगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई आदमी अपनी संपत्ति को दान कर रहा है तो कम से कम ये पता लगाया जाना चाहिए कि ये उसकी संपत्ति है या नहीं है। इससे इसमें तो कोई गलत बात नहीं है जौहर साहब, और इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और आपकी आशंका थी तो उसका भी समाधान गृह मंत्री की तरफ से किया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के वक्फ को लेकर के उम्मीदें भी है मुस्लिम समाज की कि आखिरकार ये परिवर्तन उन समाज में किस तरीके से अच्छाई को लेकर के संकेत लेकर के आएंगे या फिर मुस्लिम समाज में कुछ अच्छे परिवर्तन होंगे। देखना होगा आखिर धरातल पर किस तरीके से लागू